हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं पर्यावरण अध्ययन के, यानी कि इन्वायरमेंट स्टडी के। इन्वायरमेंट स्टडी का मैंने पार्ट 1 पहले ही अपलोड कर दिया है। आज के वीडियो जो होगा वो आपका पार्ट 2 होगा। तो मैं इन्वायरमेंट स्टडी का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का है उसका मैं एक सीरीज चला रहा हूँ। इसको लेकर और भी आगे वीडियो आएंगे। तो ये आप लोग का पार्ट 2 है। तो चलिए समझते हैं आज के वीडियो में क्या क्या क्वेश्चन आप लोग को करने वाले हैं। ठीक है, जो पहले सवाल जो आज का वीडियो में हम लोग कराने वाले हैं वो है कि जल उपचार की कौन सी प्रक्रिया पानी में तैरते मलबे, शाखाओं, पेड़ों या अन्य बड़े कणों से बचने के लिए की जाती है। आप एक ध्यान से देखिए, क्या कर रहा है कि पानी में क्या मतलब शाखा मिला हुआ, मलबा मिला हुआ, पेड़ के टहनी वगैरह मिला हुआ, तो इसको कैसे अलग करेंगे? तो ऑब्वियस बात है, इसको स्क्रीनिंग करेंगे, ये छानेंगे। ये छलनी होता है तो छान देंगे, यानी कि स्क्रीनिंग सही आंसर। अगर छानने वाला चीज़ होगा ऐसे क्या होगा, बड़े बड़े कण अलग हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर जो सी है स्क्रीनिंग सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, दूसरा सवाल है निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक प्रदूषक नहीं है? यानी कि प्राथमिक प्रदूषक इनमें से कौन सा नहीं है? तो वो नहीं है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन तो प्रदूषक है ही नहीं, क्योंकि ऑक्सीजन तो अच्छा होता है, क्योंकि सभी जीव ऑक्सीजन को सांस लेते हैं। यानी कि सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगले सवाल पर हम लोग बढ़ते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा आमतौर पर जल उपचार में फिल्टर सामग्री के रूप में उपयोग नहीं किया जाता? यानी कि जल जो होता है, गंदा जल को अगर हमें साफ करना है, उसमें फिल्टर करने के लिए किसका प्रयोग नहीं किया जाता है? तो वो कुचल चट्टान, इसका प्रयोग नहीं किया जाता है। ठीक है, चौथा नंबर सवाल में है निम्नलिखित में से कौन सा प्रदूषण सांस्कृतिक यूट्रोफिकेशन है? सांस्कृतिक यूट्रोफिकेशन, एक तो चीज़ आपको पता है कि यूट्रोफिकेशन क्या होता है, जल प्रदूषण एक तरीक़ा से करता है, क्योंकि जल में बहुत सारे शैवाल और पौधे उग जाते हैं। तो ये सही आंसर इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जल प्रदूषण। ठीक है, पांचवा सवाल हमारा है ग्रीन हाउस गैसें सूर्य की निम्नलिखित में से कौन सी विकिरणों को रोकती है? ग्रीन हाउस गैस जो होता है, सूर्य से आने वाले हानिकारक विकिरण होता है, वो होता है अवरक्त विकिरण, उसको रोकता है, उसे धरती पर नहीं आने देता है। ठीक है, अगला सवाल है 5वां नंबर, देखिए निम्नलिखित में से कौन सा पौधा सल्फर डाइऑक्साइड के प्रति अत्यंत संवेदनशील है? यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड के साथ सबसे ज़्यादा संवेदनशील पौधा में से है आपका ऑप्शन नंबर ए, टमाटर। ठीक है, छठा सवाल को देखते हैं। ये भारत में बड़े शहरों में वायु प्रदूषण का प्रमुख स्रोत क्या है? बड़े शहर में सबसे ज़्यादा वायु प्रदूषण कैसे होता है? परिवहन क्षेत्र, परिवहन जो इतना वाहन चलते हैं, गाड़ियाँ चलती हैं, उससे निकलने वाले धुएं से सबसे ज़्यादा प्रदूषण बड़े शहरों में होता है। ठीक है, इस सवाल को देखते हैं कि पीओपी का पूर्ण रूप क्या होता है? ठीक है, तो पीओपी पूर्ण रूप होता है परसिस्टेंट ऑक्सीजनेटेड पोल्यूटेड। ऑप्शन नंबर जो बी है इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। स्मॉग क्या होता है? स्मॉग यानी कि जो आप कोहरा देखते हैं ना, स्मॉग मतलब होता है कोहरा। तो कोहरा एक्चुअली होता क्या है? तो कोहरा होता है कोहरा और धुआं का मिश्रण। एक तरीक़ा से वो धुआं भी होता है और कोहरा भी होता है। कोहरा मतलब समझ लीजिए कि जैसे कि हवा में पानी होना, नमी होना, उसको कहते हैं। ठीक है, चलिए 9 नंबर देखिए, कह रहा है कि भारत में आवासीय क्षेत्रों के लिए निर्धारित दिन का शोर मानक क्या होता है? यानी कि अगर जहाँ पे घर बना हुआ है उन जगहों में अगर कितना डेसिबल का आवाज़ आएगा तो उसको शोर कह सकते हैं। तो वो होता है 55 डेसिबल। ठीक है, आपको कभी पूछेगा कि ध्वनि का इकाई क्या है, ये भी याद रखिए आप लोग कि ध्वनि का इकाई क्या होता है? तो वो होता है डेसिबल। ठीक है, डेसिबल, यानी कि इसको डीबी भी ले सकते हैं, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है डीबी। ठीक है, चलिए अगले सवाल पर देखते हैं। इस सवाल में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जैव अपघटनीय प्रदूषक है? जैव अपघटनीय यानी कि मिट्टी में जो चीज़ मिल जाएगा वो अपघटक कह रहा है। तो वो सीवेज होता है, सीवेज जो घर से निकला हुआ कचरा होता है ना, जैसे फलों के छिलके है ना, ये सारी चीज़ इसमें आ सकते हैं। 10वां नंबर में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषण ऑक्सीजन की अपेक्षा अधिक शीघ्रता से रक्त के हीमोग्लोबिन में घुल जाता है? ऑक्सीजन से भी ज़्यादा तेजी से हमारे ब्लड में घुल जाता है, तो वो घुलता है कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड और का सूत्र होता है CO। इसका सही आंसर हो गया।
11वां नंबर में क्या रहा, निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषण के जैविक सूचक का प्रसिद्ध उदाहरण है। जैविक सूचक यानी कि हम अगर वायु प्रदूषण है या नहीं है उसको कौन सा पेड़ से हमें पता चल जाता है। तो एक पेड़ है जिसका नाम है लाइकेन, आप लोगों ने पढ़ा होगा। ये लाइकेन जो है ना वायु प्रदूषण का एक सूचक होता है। ठीक है, 12 नंबर सवाल को देखते हैं। प्रदूषण युक्त वायुमंडल को निम्नलिखित में से किसके द्वारा स्वच्छ किया जाता है। यानी ऐसा वायु जो प्रदूषित हो गया, बहुत गंदा वायु है, वहाँ पर प्रदूषित वायु है, उसको साफ करने का एक तरीका होता है वर्षा। अगर बहुत सारे जगह में बारिश हो जाता है तो वायु साफ हो जाता है, प्रदूषण कम हो जाता है, खत्म हो जाता है। ठीक है, इस पे देखें, सिगरेट के धुएं के मुख्य प्रदूषक होता है। सिगरेट का धुआं में भी प्रदूषण होता है, उससे वायु प्रदूषण होता है। तो उसमें होता क्या है, तो उसमें होता है कार्बन मोनोऑक्साइड और बेंजीन होता है। यानी कि सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 14 नंबर हमारे पास सवाल है कि किस देश में सर्वाधिक अम्ल वर्षा होती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि सबसे ज़्यादा अम्ल वर्षा किस देश में होता है। तो ऑप्शन नंबर सी है, नॉर्वे में होता है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि अम्ल वर्षा क्या होता है तो अम्ल वर्षा सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रिक ऑक्साइड NO3 SO2 और NO3 का मिश्रण होता है। ठीक है, ये अम्ल वर्षा का मेन कारण होता है। भारत में भी ताजमहल को अम्ल वर्षा के वजह से उसका कलर फीका हो रहा है, यानी कि ताजमहल को भी नुकसान हो रहा है। ठीक है, 15 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी गैस वायुमंडल में अम्ल वर्षा की उत्पत्ति के लिए जिम्मेदार है। अभी हमने बताया ये जो ऑप्शन नंबर डी है SO2, ये SO2 होगा। SO2 अम्ल वर्षा के मेन कारण होते हैं। ठीक है, चलिए अगले सवाल पर देखते हैं। 16 नंबर, नदी में जल प्रदूषण के निर्धारण के लिए घुली हुई मात्रा मापी जाती है। जैसे कि पानी होता है, जल है, और जल प्रदूषित है या नहीं प्रदूषित है इसका पता यहाँ इसमें घुले हुए ऑक्सीजन के लेवल से पता करता है। अगर ऑक्सीजन ज़्यादा है तो समझ लेना पानी साफ है, और ऑक्सीजन कम है तो समझ जाना है कि पानी गंदा है। यानी कि इसका सही आंसर क्या होगा, ऑक्सीजन। ठीक है, चलिए 17 नंबर में क्या रहा है कि कौन सा प्रदूषण नॉक नी सिंड्रोम के लिए उत्तरदायी होता है। नॉक नी सिंड्रोम एक बीमारी होता है, ये होता है मेनली गंदा जल पीने से होता है, और वो जल में क्या होता है, एक्चुअल में फ्लोराइड होता है, इससे ये बीमारी होता है। ठीक है, चलिए 18 नंबर में है, निम्न में से कहाँ आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक होता है। तो आर्सेनिक द्वारा सबसे ज़्यादा जल प्रदूषण इसमें से ऑप्शन नंबर डी पश्चिम बंगाल में होता है। ठीक है, 19 में है, अपने प्रदूषकों के कारण इनमें से कौन सी नदी जैविक मरुस्थल कहलाती है। जैविक मरुस्थल यानी कि वो नदी जिसमें बहुत ज़्यादा प्रदूषण है, बहुत गंदा पानी है, और उस वजह से उसे जैविक मरुस्थल भी कहा जाता है। उसे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, दामोदर नदी। ठीक है, दामोदर नदी झारखंड में मिलती है। ठीक है, उत्तर प्रदेश की निम्नलिखित नदियों में से कौन सी पर्यावरण प्रदूषण के कारण जैविक आपदा घोषित किया गया। अब हम बड़े बात करेंगे उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में कौन सा नदी है जो सबसे ज़्यादा प्रदूषित है और उसे जैविक आपदा घोषित किया गया है। तो ऑप्शन नंबर जो ए है, यमुना नदी, दूसरा है गोमती नदी। दोनों हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में क्या रहा, निम्नलिखित में से किस वर्ष भारत सरकार द्वारा केंद्रीय गंगा प्राधिकरण का गठन किया गया है। यानी कि जो गंगा नदी है फिलहाल बहुत ज़्यादा प्रदूषित हो रहा है, तो उसे साफ करने के लिए एक कमेटी बनाया गया है, वो है केंद्रीय गंगा प्राधिकरण, और इसका गठन किया गया है 1986 में। ठीक है, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण का गठन किया गया है। तो राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन का गठन किया गया है फरवरी 2009 में। ठीक है, यानी कि इसका मेन फोकस है कि गंगा नदी को कैसे साफ किया जाए और गंगा नदी में प्रदूषण की मात्रा कम से कम हो। ठीक है, 23 नंबर में कह रहा है कि किस प्रकार के प्रदूषण से बचाव के लिए ग्रीन मफलर का प्रयोग किया जाता है। देखिए ग्रीन मफलर आप देख रहे हैं, ग्रीन मफलर, हरा मफलर,
यानी कि कह क्या रहा है कि हरा क्या होता है, पेड़ पौधा। यानी कि अगर प्रदूषण कम करना है तो हवा ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने की बात कर रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने की। अच्छा, ये पेड़ लगाने के लिए क्यों कर रहा है, तो यहाँ ग्रीन मफलर का यूज जनरली ध्वनि प्रदूषण के लिए कर रहा है। आप यहाँ इसका आंसर आप वायु प्रदूषण के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। ग्रीन मफलर जनरली ध्वनि प्रदूषण के लिए क्या होता है कि जिस जगह में ज़्यादा शोर होता है ना, उस जगह में ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगा दिया जाता है। पेड़, क्योंकि पेड़ क्या करता है, शोर को अवशोषित कर देता है, कम कर देता है। यानी इस तरह से ग्रीन मफलर का यूज किया जाता है ध्वनि प्रदूषण को कम करने के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 24 नंबर में सवाल में है, निम्नलिखित में से कहाँ अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन का मुख्यालय स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल लेवल का समुद्री संगठन का मुख्यालय जो है वो है लंदन में। ठीक है, चलिए अगले सवाल को देखते हैं। 25वां नंबर काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। कह रहा है कि भोपाल गैस त्रासदी यानी कि मिथाइल आइसोसाइनाइड मिक रिसाव की घटना हुई थी। तो मैं एक चीज़ आप लोग को बता दूँ, इसका डेट था 3 दिसंबर 1984। तो 3 दिसंबर 1984 में क्या होता है, भोपाल में एक फैक्ट्री में गैस का रिसाव हो जाता है, गैस लीक हो जाता है। ये गैस का नाम क्या है, मिथाइल आइसोसाइनाइड। ये हवा के द्वारा फैल जाता है तो बहुत सारे लोगों को इसमें डेथ हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। यानी इस क्वेश्चन में आपका 3 क्वेश्चन बन सकता है कि कहाँ पे हुआ था, तो भोपाल में। डेट पूछ सकता है तो 1984 में। कौन सा गैस का रिसाव हुआ था, तो उसका नाम है मिथाइल आइसोसाइनाइड। ठीक है, चलिए अगले सवाल पर देखते हैं। 26 में है चेरनोबिल दुर्घटना। ये चेरनोबिल दुर्घटना भी एक हुआ था, कहाँ ये हुआ था, आपका सोवियत संघ में। ठीक है, सोवियत संघ पहले 15 देशों का एक समूह था, तो सोवियत संघ था। और सोवियत संघ में एक जगह था यूक्रेन एक देश फिलहाल है। वहाँ पर एक नाभिकीय परमाणु का फैक्ट्री था। वहाँ पर एक गैस का रिसाव, न्यूक्लियर गैस का रिसाव हो गया था, यानी कि लीक हो गया था। ठीक है, तो वो ऑप्शन नंबर जो ए है, नाभिकीय दुर्घटना था। ठीक है, याद रखिए नाभिक दुर्घटना था, ये सोवियत संघ के यूक्रेन में हुआ था। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। 27 में कह रहा है, निम्नलिखित में से किसके क्षय होने में सबसे अधिक समय लगता है। किसके क्षय होने में, क्षय होने के बाद बात कर रहा है कि उसको पूरी तरह से टूटने में, मिट्टी में मिलने में सबसे ज़्यादा इसमें समय लगेगा प्लास्टिक का थैला को। इसीलिए तो प्लास्टिक का थैला का इस्तेमाल करने कम किया था, क्योंकि अगर प्लास्टिक का थैला अगर मिट्टी में मिलेगा नहीं तो बहुत सारा थैला जमा हो जाएगा और उससे गंध भी आने लगेगा और मिट्टी को नुकसान पहुँच जाएगा। ठीक है, 28वां नंबर सवाल देखिए। भारत में पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष पारित हुआ था। तो पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम आपका 1986 में पारित हुआ था भारत में। ठीक है, 29वां नंबर सवाल को देखते हैं। ये हमारे पास है 29वां नंबर सवाल, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो इसमें से ऑप्शन में से देखा जाए तो ये ग्रीन हाउस गैस हीलियम नहीं है, लेकिन कार्बन, ये भी याद रखिए कि कार्बन डाइऑक्साइड है ग्रीन हाउस गैस, और नाइट्रस ऑक्साइड भी ग्रीन हाउस गैस है, मीथेन भी ग्रीन हाउस गैस है। और सही आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का, नहीं है, तो वो आपका हीलियम होगा जो ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। 30वां नंबर, ये हमारे पास क्वेश्चन है कि भूमंडलीय तापन का कारण है। भूमंडलीय तापन यानी कि पृथ्वी का गर्म होना, ग्रीन हाउस मैंने धरती का गर्म होना जो प्रक्रिया होता है, मेनली उसके किसके कारण से होता है। तो मेनली सबसे ज़्यादा होता है कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि के कारण होता है। कार्बन डाइऑक्साइड से गाड़ियों निकलने वाले धुएं में कार्बन डाइऑक्साइड होता है, फैक्ट्री से निकलने वाले धुएं में कार्बन डाइऑक्साइड होता है, और इस वजह से क्या होता है, धरती गर्म हो जाता है। ठीक है, तो आज की वीडियो हम लोग यहीं पर ख़त्म करते हैं। उम्मीद है आप लोग को सेशन पसंद आया होगा। ठीक है, मिलते हैं हम लोग नए वीडियो में एक नए टॉपिक को लेकर।